नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर डीप डाइव में। आज की वीडियो में हम आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे जो यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी और स्टेट पीसीएस परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहला है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जी। या कहें इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट्स। यूएनजीए यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में इसकी शुरुआत की थी। हाँ, और 2026 के लिए इसकी थीम बहुत दिलचस्प है, फॉरेस्ट्स एंड इकोनॉमीज, यानी वन और अर्थव्यवस्थाएं। राइट। अक्सर हम जंगलों को सिर्फ एनवायरनमेंट के बॉक्स में रख देते हैं, एग्जैक्टली। लेकिन ये थीम बता रही है कि वन केवल पर्यावरण के लिए नहीं है। वैज्ञानिक नजरिए से ये एक बहुत बड़ा कार्बन सिंक है। कार्बन सिंक मतलब जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। हाँ बिल्कुल। और इसी को देखते हुए भारत ने एक बड़ा लक्ष्य रखा है। 2030 तक हमें अपना कार्बन स्टॉक 2.5 से 3 बिलियन टन तक बढ़ाना है। वाह, ये तो बहुत बड़ा टारगेट है। और अगर हम स्टैटिक जीके की बात करें, जो एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है, एफएसआई की जो आईएसएफआर रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से टॉप राज्य कौन से हैं? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की उस रिपोर्ट में मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ सबसे ऊपर है। राइट। और एक फैक्ट और याद रखने वाला है, हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो 1988 में आई थी, उसमें देश के 33% हिस्से को वनों के अधीन लाने का लक्ष्य रखा गया था। बहुत ही काम का पॉइंट है। अब 21 मार्च के दूसरे महत्वपूर्ण दिवस पर आते हैं। ये थोड़ा गंभीर विषय है, नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस। जी, इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, ये दिन 21 मार्च 1960 के शार्पीविल नरसंहार, शापूमुल मैसेकर की याद में मनाया जाता है। जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो पता चला कि दक्षिण अफ्रीका में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे 69 लोग मारे गए थे। बहुत ही दुखद घटना थी वो। और ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। उस वक्त दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड यानी रंग भेद की नीति लागू थी। जे 1948 से 1994 तक चला था। बिल्कुल सही। और इसी संस्थागत भेदभाव के खिलाफ नेल्सन मंडेला ने एक लंबी लड़ाई लड़ी और 1994 में वो वहां के राष्ट्रपति बने। आज यूएन की जो CERD संस्था है, वो इसी बात पर निगरानी रखती है कि ऐसा दोबारा न हो। राइट। चलिए अब तीसरे दिवस की तरफ बढ़ते हैं। विश्व कविता दिवस, वर्ल्ड पोएट्री डे। इसे यूनेस्को ने 1999 में घोषित किया था। हाँ, और इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ कविताएं पढ़ना नहीं है, बल्कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी यानी भाषाई विविधता को बढ़ावा देना है। और जब यूनेस्को की बात आती है तो स्टैटिक जीके के कुछ पॉइंट्स दिमाग में आते हैं। जैसे इसका मुख्यालय पेरिस में है। भारत 1946 से ही इसका सदस्य है। और सबसे अहम बात, 2025 तक भारत में कुल 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो चुकी हैं। ये एग्जाम्स के लिए एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। डेफिनेटली। अब आते हैं 21 मार्च के चौथे और आखिरी दिवस पर, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। हाँ, ये बायोलॉजी और पब्लिक हेल्थ के नजरिए से बहुत जरूरी है। और इसे याद रखने की एक बहुत ही कमाल की एनोलॉजी है। क्या कभी किसी ने सोचा है कि इसे 213 को ही क्यों मनाया जाता है? आप ही बताइए। देखिए, जेनेटिक्स में डाउन सिंड्रोम एक तरह के टाइपो की तरह है। हमारे शरीर के 21वें क्रोमोसोम की 3 कॉपीज बन जाती हैं। राइट। 21वां क्रोमोसोम और 3 कॉपीज यानी 21 और 3, 21 मार्च। इसे ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। नॉर्मली इंसान के शरीर में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन डाउन सिंड्रोम में ये संख्या 47 हो जाती है। बिल्कुल। तो ये तो थे 21 मार्च के महत्वपूर्ण दिवस। अब हम ग्लोबल लेवल से भारत की तरफ लौटते हैं। नेशनल न्यूज की कैटेगरी में रक्षा क्षेत्र से एक बहुत बड़ी खबर है। जी, अमोघ ज्वाला सैन्य अभ्यास। हाँ, उत्तर प्रदेश के झांसी के पास बाबीना में हमारी भारतीय सेना ने यह अभ्यास किया है। इसमें फाइटर एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और काउंटर ड्रोन सिस्टम्स का एकीकरण देखने को मिला। पर मेरा सवाल यह है, सेनाएं तो हमेशा अभ्यास करती हैं, इसमें ऐसा क्या खास है? देखिए, पहले थल सेना, वायुसेना सब अलग अलग लड़ते थे, लेकिन आज एक छोटा सा ड्रोन जानकारी देता है और सेकंड्स में उस पर एक्शन होता है। अच्छा, सब कुछ रियल टाइम में। एग्जैक्टली। और अगर हम हाल के रूस यूक्रेन या इजराइल गाजा युद्ध को देखें तो समझ आता है कि ड्रोन वॉरफेयर कितना निर्णायक हो गया है। अमोघ ज्वाला इसी फ्यूचर वॉरफेयर की तैयारी है। बहुत ही सॉलिड पॉइंट। और इसके साथ हमें अन्य द्विपक्षीय अभ्यास भी याद रखने चाहिए, जैसे फ्रांस के साथ शक्ति, यूएसए के साथ युद्ध अभ्यास, श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति और इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शक्ति। और ये भी याद रखें कि थल सेना का मुख्यालय साउथ ब्लॉक में है। राइट। रक्षा से अब शिक्षा की ओर चलते हैं।
पंजाब सरकार ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर पंजाब शिक्षा क्रांति 2.0 लॉन्च किया है। जी, इसका मुख्य उद्देश्य स्कूलों का आधुनिकीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना है। पर यहाँ मुझे थोड़ा डाउट है, क्या ये सिर्फ नई बिल्डिंग्स और स्मार्ट बोर्ड्स लगाने के बारे में है, या इससे वास्तव में पढ़ाई के स्तर में कोई सुधार आएगा? ये बहुत ही वाजिब सवाल है और इसका जवाब है हाँ, सुधार आएगा। क्योंकि ये प्रोजेक्ट सीधे तौर पर हमारी NEP 2020 की जो क्वालिटी एजुकेशन की गाइडलाइंस है, उनके अनुरूप बनाया गया है। अच्छा, यानी सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं, आउटकम्स पर फोकस है। बिल्कुल। और वर्ल्ड बैंक की बात करें, जिसकी स्थापना 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में हुई थी, वो अब सिर्फ ईंट पत्थर के लिए पैसे नहीं देता। यूपी एयर क्वालिटी लोन जैसे अन्य प्रोजेक्ट्स में भी उन्होंने जवाबदेही तय की है। ये तो बहुत अच्छी अप्रोच है। चलिए अब पर्यावरण और तकनीक के एक अनोखे कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। फ्लोटिंग लाइडार बुई सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया है। हाँ, ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है। मुझे भी यही लगा। मतलब समुद्र के बीच में लेजर बीम भेजकर हवा की गति और दिशा मापना, ये काम कैसे करता है? देखिए, लाइडार हवा में लेजर किरणें भेजता है और जब वो किरणें वापस टकराकर आती हैं तो उससे हवा की सटीक गति का पता चलता है। लेकिन इसे समुद्र में ही क्यों लगाया गया? क्योंकि समुद्र के ऊपर हवा बिना किसी रुकावट के चलती है। इसके दो बहुत बड़े उपयोग हैं। पहला, ऑफशोर विंड एनर्जी प्लांट लगाने के लिए सही जगह खोजना, और दूसरा, साइक्लोन यानी चक्रवात की सटीक भविष्यवाणी करना। वाह, यानी ये भारत की ब्लू इकोनॉमी और हमारे नेट जीरो 2070 के लक्ष्य के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। बिल्कुल। और स्टैटिक जीके के लिए बता दूं, लिडार का उपयोग आर्कियोलॉजी और 3D मैपिंग में भी होता है। ये प्रोजेक्ट NIOT द्वारा लीड किया जा रहा है और देश का पहला ऑफशोर विंड प्लांट गुजरात में प्रस्तावित है। ग्रेट। अब इंटरनेशनल न्यूज में नजर डालते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 आ चुकी है। और हमेशा की तरह फिनलैंड लगातार 9वीं बार टॉप पर है। हाँ, और भारत की रैंक 116 है, जो पिछले साल 118 थी, तो थोड़ा सुधार हुआ है। लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज्यादा खटकी वो है इस बार की थीम, हैप्पीनेस एंड सोशल मीडिया। हाँ, ये बहुत अलार्मिंग है। रिपोर्ट साफ दिखाती है कि अत्यधिक सोशल मीडिया के उपयोग से खुशहाली कम हो रही है, विशेषकर किशोर लड़कियों में। राइट। एग्जैक्टली। जो एक लगातार तुलना का चक्र चलता है, वो सीधा मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है। और ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? इसे ऑक्सफोर्ड वेलबीइंग, गैलप और UNSDSN मिलकर निकालते हैं। टॉप 5 देश हमेशा नॉर्डिक होते हैं: फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, कोस्टारिका और स्वीडन। और इसके 6 पैरामीटर्स होते हैं, जैसे GDP, सोशल सपोर्ट, फ्रीडम वगैरह। राइट। अब हमारे पड़ोसी देश नेपाल से एक बहुत ही प्रोग्रेसिव न्यूज आई है। भूमिका श्रेष्ठा नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बन गई हैं। ये दक्षिण एशिया की राजनीति में इंक्लूसिव पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जी, वो RSP पार्टी से हैं और सबसे खास बात यह है कि वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के जरिए चुनी गई हैं। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो नॉर्मल फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है, उसमें हाशिए के समुदायों का जीतना बहुत मुश्किल होता है। सही कहा। उन्होंने एक आत्मकथा भी लिखी है, भूमिका, तीसरो लिंगी को आत्मकथा, और 2022 में उन्हें इंटरनेशनल विमेन ऑफ करेज अवार्ड भी मिला था। और नेपाल हमेशा से इन मामलों में आगे रहा है। 2007 में उन्होंने थर्ड जेंडर को मान्यता दी थी और 2023 में सेम सेक्स मैरिज का पंजीकरण भी शुरू कर दिया था। अब कूटनीति यानी डिप्लोमेसी की दुनिया से एक बड़ी खबर है। भारत ने चीन में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है, विक्रम के दोराईस्वामी। जी, वो 1992 बैच के IFS अधिकारी हैं और अभी UK में हाई कमिश्नर हैं। वो प्रदीप कुमार रावत की जगह लेंगे। पर यहाँ एक सवाल उठता है, UK जैसी जगह से हटाकर उन्हें चीन भेजना, क्या ये कोई डैमेज कंट्रोल है? देखिए, जून 2020 के गलवान वैली संघर्ष के बाद से भारत और चीन के रिश्ते अपने सबसे निचले स्तर पर हैं। हाँ, वो तो है। तो ऐसे में हमें वहाँ एक ऐसा डिप्लोमेट चाहिए जो सामने वाले की मानसिकता और भाषा दोनों को समझे। दोराईस्वामी मैंडरिन भाषा के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं। ओह, अच्छा। हाँ, और जब आप उनकी भाषा में बात करते हैं तो कोई गलतफहमी नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम है। बिल्कुल। और हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि हमारी LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 3488 किलोमीटर लंबी है। बिल्कुल। ये नियुक्ति हमारी नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए बहुत क्रूशियल है। एकदम सही। अब चलते हैं इकोनॉमी, अपॉइंटमेंट्स और अवार्ड्स के सेक्शन पर। बैंकिंग सेक्टर से एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। HDFC बैंक के चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने
अचानक इस्तीफा दे दिया है। और उन्होंने कारण क्या बताया? मूल्यों और नैतिकता यानी वैल्यूज एंड एथिक्स का हवाला दिया है। और आरबीआई ने तुरंत एक्शन लेते हुए केकी मिस्त्री को 3 महीने के लिए अंतरिम चेयरमैन बना दिया है। पर एक इस्तीफे से इतनी हलचल क्यों? क्योंकि एचडीएफसी कोई साधारण बैंक नहीं है। ये एक डीएसआईबी है, यानी डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट बैंक। आम भाषा में कहें तो टू बिग टू फेल। एग्जैक्टली। इसकी बैलेंस शीट करीब 40.89 ट्रिलियन की है। अगर इस बैंक में कोई भी गड़बड़ी होती है तो इसका असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इसीलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ये मुद्दा इतना बड़ा है। समझ गया। बैंकिंग से ही जुड़ी एक और न्यूज़ है। एमएस धोनी को भीम ऐप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एनपीसीआई की जो इकाई है एनबीएसएल, उन्होंने धोनी को चुना है। मुझे लगता है ये बहुत ही स्मार्ट मूव है। देखिए, धोनी एक छोटे शहर से निकलकर राष्ट्रीय स्तर के लीडर बने और भीम ऐप का भी यही लक्ष्य है, टियर 2 और टियर 3 शहरों में अपनी पैठ बनाना। बिल्कुल, इसे ब्रांडिंग की दुनिया में परफेक्ट मैच कहते हैं। भीम जो 2016 में लॉन्च हुआ था, वो पूरी तरह से यूपीआई पर आधारित है और 15 से ज्यादा भाषाओं में उपलब्ध है। राइट। और एनपीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है। ये भी स्टूडेंट्स को याद रखना चाहिए। अब अवार्ड्स की बात करते हैं। विलियम डेलिम्पल को 2026 का मार्क लेंटन हिस्ट्री प्राइज मिला है। हाँ, उनकी किताब द गोल्डन रोड के लिए उन्हें ये $10,000 का सम्मान दिया गया है। इस किताब में ऐसा क्या खास है? इस किताब में प्राचीन भारत को वैश्विक व्यापार, धर्म और गणित के एक बहुत बड़े केंद्र के रूप में पेश किया गया है। ये साबित करती है कि भारत सिर्फ एक सभ्यता नहीं, बल्कि दुनिया भर में ज्ञान और संस्कृति का निर्यातक था। वाह! डेलिम्पल वैसे भी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के सह संस्थापक हैं और दी एनार्की और व्हाइट मुगल्स जैसी शानदार किताबें लिख चुके हैं। जी। एक और महत्वपूर्ण अवार्ड है KIS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025। ये नीता अंबानी को दिया गया है। हाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनके काम के लिए। ये सम्मान उन्हें भुवनेश्वर में नोबेल विजेता प्रो मोहन मुनासिंगे और डॉक्टर अच्युत सामंत द्वारा दिया गया। राइट। आज के डीप डाइव के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए। आज का इतिहास यानी दिस डे इन हिस्ट्री। क्योंकि इतिहास से ही भविष्य की नींव बनती है। बिल्कुल। 21 मार्च 1916 को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था, जिन्होंने शहनाई को शादियों के मंडप से उठाकर दुनिया के सबसे बड़े शास्त्रीय मंचों तक पहुंचाया। हाँ, और उन्हें 4 सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुके हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और 2001 में भारत रत्न। बहुत कम लोगों को ये चारों सम्मान मिलते हैं। सही कहा। इतिहास का दूसरा पन्ना है 21 मार्च 1977। इसी दिन भारत में आपातकाल यानी इमरजेंसी समाप्त हुई थी, जो कि 25 जून 1975 को लागू की गई थी। हाँ, संविधान के आर्टिकल 352 के तहत। और इसके हटने के बाद मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। जी। दुनिया के इतिहास में देखें तो 21 मार्च 1990 को नमीबिया, हाँ, दक्षिण अफ्रीका से आजादी मिली थी उन्हें। ये उपनिवेशवाद यानी कॉलोनियलिज्म से मुक्त होने वाला अंतिम अफ्रीकी देश था। इसकी राजधानी विंडहुक है। राइट। और आखिरी हिस्टोरिकल फैक्ट, 21 मार्च 2006 आज ही के दिन ट्विटर का पहला ट्वीट किया गया था। जैक डॉर्सी का वो मशहूर ट्वीट, जस्ट सेटिंग अप माय ट्विटर। हाँ, और बाद में 2022 में एलन मस्क ने इसे खरीदा और 2023 में इसका नाम एक्स रख दिया। बिल्कुल। तो दोस्तों, हमने आज के सभी 14 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो स्रोतों और सूचनाओं की इस गहन चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। हम जल्द ही कुछ नए और दिलचस्प स्रोतों, गहराई से शोध की गई नई जानकारियों और ज्ञान के कुछ और अनमोल नगेट्स के साथ वापस लौटेंगे। तब तक अपने आसपास की दुनिया को देखते रहिए, सही सवाल पूछते रहिए और हर दिन कुछ नया सीखते रहिए।